हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन ने कल के जो पार्ट 2 में पढ़ा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसके जो क्वेश्चंस है वो कैसे सॉल्व करते, बराबर। तो एग्जांपल मैंने बताया थे 3-4, टाइम हो गया था इसलिए वो छूट गए क्वेश्चंस। उस चक्कर में आज मैं आपको इसके जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करा रहा हूं। जो अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6.1, तो चैप्टर नंबर 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, बराबर। तो चैप्टर नंबर 1 का जो क्वेश्चन है वो इज 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री, बराबर। तो 2 sin 45 मल्टीप्लाई cos 45, तो 2 एज इट इज sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 डॉट इंटू मतलब मीन्स मल्टीप्लाई cos 45 की वैल्यू 1/√2 बराबर इक्वल टू 2 इंटू 1/2 1/√2 इंटू 1/√2। तो रूट से रूट जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या बचेगा 1/2, तो इक्वल टू क्या होगा 2/2 इज इक्वल टू 1 इज आंसर, बराबर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई इश्यू वाला प्रॉब्लम ही है। 2 sin 45 इंटू cos 45, तो 2 का 2 sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू भी 1/√2, तो 1/√2 इंटू 1/√2 इक्वल टू 1/2, तो 2/2 इक्वल टू 1, बराबर। ये जो चैप्टर नंबर 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन के बेस्ड पे एक्सरसाइज नंबर 6.1 में 4 और क्वेश्चन हैं वो मैं आपको यहाँ नोट करवा रहा हूं। उसके बेस पे आप अपने वो जो चैप्टर हैं उसके इक्वेशन सॉल्व करोगे, बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, cos 45 डॉट cos 60 डिग्री माइनस sin 45 cos 60, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। नेक्स्ट है 3 sin 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री, बराबर। लास्ट एक और क्वेश्चन बस, बराबर। तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन से वो तो मैंने आपको सोल्व करा दिया। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, cos 45 एंड cos 60 माइनस sin 45 cos 60। तो कुछ नहीं करना है, cos 45 की वैल्यू रखनी है, cos 60 की मान वैल्यू रखनी है, sin 45 की वैल्यू रखनी है एंड cos 60 की वैल्यू रखनी है। सवाल सोल्व करना है, इजीली सोल्व हो जाएगा, बराबर। नेक्स्ट है sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, sin 30 की वैल्यू रखनी है, cos 45 की वैल्यू रखनी है, tan 60 की वैल्यू रखनी है। स्क्वायर तो स्क्वायर लगाना है, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 303 से मल्टीप्लाई करना है, बराबर। नेक्स्ट है sin स्क्वायर 60, तो 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, sin का वैल्यू 60 की वैल्यू रखनी है, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, sin 60 की वैल्यू रखनी है, cos sin है, बराबर। देखो इसमें यहां पर बुक में मिसप्रिंट है, यहां पर cos 60 नहीं है sin 60 है, तो अपने को यहां sin 60 की वैल्यू रखनी है, cos 60 की वैल्यू नहीं रखनी है, ठीक है।
cos 45 cos 60 sin 45 sin 60 बराबर। और भी का मिसप्रिंट है इसमें, यहां पर साइन स्क्वायर है तो यहां पर साइन क्यूब है, साइन स्क्वायर नहीं है बराबर। तो साइन 60 प्लस साइन क्यूब 60 बराबर। तो साइन 60 की वैल्यू रखनी है, साइन 60 की वैल्यू यहां पर भी रखनी है, लेकिन क्यूब लगाना है, स्क्वायर नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का, क्यूब लगाना है ना। क्यूब यानी 3 टाइम मल्टीप्लाई है ना, स्क्वायर यानी 2 टाइम मल्टीप्लाई और 3 यानी 3 टाइम मल्टीप्लाई बराबर। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ये आपको सोल्व करने बराबर। सोल्व करने के बाद जब भी बोला जाए तब चेक करवानी है नोटबुक बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30 अपॉन साइन स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30। तो घबराने का कोई इश्यू नहीं है। जो भी अपने को मान देखो, 5 cos स्क्वायर 60 sec स्क्वायर 30 10 स्क्वायर 45। तो cos स्क्वायर 60 sec स्क्वायर 30 10 स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 और cos स्क्वायर 30। तो अपने को जो भी पूरा इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपने को वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद जैसा भी सवाल सॉल्व होता है वैसे इजीली स्टेप बाय स्टेप अपने को सवाल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले साइन 30 cos 30 बराबर cos 60 sec 35 10 45। तो सबसे पहले अपने को जो भी एंगल्स दे रखे इन एंगल्स के मान पुट करने बराबर। तो पहला क्या है cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू 5 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 2/√3 माइनस 1। स्क्वायर है तो अपने को भी यहाँ स्क्वायर करना है अपॉन साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर बराबर। तो ज्यादा कोई इश्यू नहीं है, अपने को सीधा सा पता है जोड़ भागी गुणा भाग आनी चाहिए उसके लिए। 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा 1/4 प्लस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर क्या होगा 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं किया। cos 60 की वैल्यू 1/2 रखी, sec 30 की वैल्यू 2/√3 रखी, tan 45 की वैल्यू 1 रखी, sin 30 की वैल्यू 1/2 रखी, cos 30 की वैल्यू √3/2 रखी। जिसके ऊपर स्क्वायर लगाना था उसके ऊपर स्क्वायर किया, 1/2 का स्क्वायर खोला 1/4, 2/√3 का स्क्वायर खोला तो 4/3 माइनस 1, 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 एंड √3/2 का स्क्वायर 3/4 बराबर। नेक्स्ट अब क्या करना है सवाल में, प्रीवियस का ये, अब इस इक्वेशन को अपन को सोल्व करनी है बराबर। तो यहां हो सकती है तो हो जाएगी 5/4 प्लस
16/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4 बराबर 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बराबर। अब देखो ऊपर एलसीएम अलग आएगा और नीचे एलसीएम अलग आएगा। तो ऊपर का जो है उसका एलसीएम क्या आएगा 5/4 प्लस 16/3। तो इन दोनों डिजिट में से ऐसी संख्या अपने को बाहर निकालनी है जिसका भाग इन दोनों में जाता हो, जिसमें इन दोनों संख्या का उसमें भाग जाता हो। तो 4 के टेबल में ऐसी कौन सी संख्या आती है जो 3 में भी आती है और 4 में भी आती है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा 12 बराबर। 12 क्यों आएगा क्योंकि 4 में भी 12 का डिवाइड जाता है और 3 में भी 12 का डिवाइड जाता है बराबर। तो इसका एलसीएम क्या आएगा 12। अब क्या करना है 12 का डिवाइड 4 में देना है। तो कितना आता है 3 का गुणा 15 से करो कितना आता है 45 प्लस 12 का डिवाइडेशन 3 में देना है। तो कितना आता है 4 का गुणा 16 से करना है। तो कितना आता है 64 माइनस 12 का गुणा यहां पर कुछ नहीं है तो 1 12 का गुणा 1 से कितना आएगा 12 बराबर। तो क्या इक्वेशन बनेगी 45 प्लस 64 माइनस 12/12 बराबर। इसका एलसीएम कितना आएगा 4 का गुणा 4 का डिवाइडेशन 4 में 1 का गुणा 1 से किया 1 प्लस 4 का गुणा 4 में 4 का गुणा 3 से किया तो 3। ये तो 1/4 ही आने वाला है, ज्यादा कोई इश्यू रहने वाला नहीं है बराबर। तो देखो अब अपने पास क्या इक्वेशन बनी 45 प्लस 64 माइनस 12 बड़ा वाला 4/4। देखो ये सेम डिजिट है पहले ही कट जाएगी बराबर। इसका तो खत्म यहां से। अब अपने पास क्या वैल्यू बची 45 प्लस 64 माइनस 12/12 बराबर। तो 45 प्लस 64 कितना होता है 5 और 4 9 109 माइनस नहीं अरे 15 थे बराबर। 14 है या 35 है 14 है 15 12 में 4 का भाग गया 3 का गुणा 5 से गया 15 बराबर। 64 प्लस 15 कितना होता है बराबर 15 प्लस 64 माइनस 12/12 तो 79 माइनस 12/12 तो 79 माइनस 12 कितना होता है 67/12 इज ए फाइनल आंसर। देखो एक बार फिर से थोड़ा लंबा इक्वेशन। एक बार सवाल क्या कह रहा था 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 बराबर। तो 5 का 5 cos स्क्वायर 60 तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर 30 की वैल्यू 2/√3 स्क्वायर माइनस 1/1/2 sin 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर बराबर। तो ये जो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस का प्लस 4 का 4 इंटू 2 का
स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 3 बराबर 2/3 का होल स्क्वायर 4/3 माइनस का माइनस 1 का 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस का प्लस अंडर 3/2 का स्क्वायर 3/4 बराबर। इस पद को अपन ने सोल्व किया तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/4 प्लस 3/3। यहां पर अपन ने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 12, ठीक है। 12 का भाग 4 में दिया, 3 का गुणा 15 से किया तो 5 से किया तो कितना आएगा यहाँ पर 15 आएगा 15 प्लस 3 का भाग प्लस 12 का भाग 3 में दिया, 4 का गुणा 16 से किया 64 माइनस 12 का गुणा 1 में दिया 12 का भाग 1 में दिया 1 का गुणा 12 से किया 12 अपॉन 1/3 अपॉन यहां पर एलसीएम 4 ही आएगा 1/3 4। नेक्स्ट इसके आगे वाला खाली क्यों आ रहा है? ये चलो कोई बात नहीं। तो अपने पास क्या आया था नेक्स्ट 15 माइनस 64 प्लस नहीं 15 नेक्स्ट अपने पास क्या आया था 15 माइनस 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन 4 से 4 कट गया, क्या बचा 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन 12 तो 15 प्लस 64 कितना होता है 79 माइनस 12 अपॉन 12 79 माइनस 12 कितना होता है 67 अपॉन 12 इज अ फाइनल आंसर बराबर। जैसे जैसे इक्वेशन सॉल्व होते रहेंगे वैसे वैसे आपको दिमाग में बैठता रहेगा बराबर। तो आज अपन ने 6.1 जो चैप्टर है उसके 5 क्वेश्चन सोल्व कर दिए बराबर। एक जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सोल्व कराया था वो, उसके साथ 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए और 5वां क्वेश्चन सीए बराबर। इसके आगे जो क्वेश्चन है वो अपन आने वाली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बराबर। थैंक यू। Good morning students. Yesterday we studied about our ancient India and it was our first introduction page. Some students were connected to our Google Meet class but many students didn't connect with the app. So I would first of all like to request you that you should insist your friends who are studying in your class to join the meet. क्या है कि अभी अगर क्लास मिस किया, हमको नहीं पता ये कितना चलेगा लंबा, तब ये ऑनलाइन से ही हमको पढ़ना है बेटा। तो आप जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी आप कनेक्ट कीजिए, उनको बोलिए कि सर क्लास ले रहे हैं। सेकेंड थिंग, टुडे आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम अ पेरेंट्स दैट सर आप जो पढ़ा रहे हो सकता है सिलेबस में से वो कट हो जाएगा बिकॉज इन एवरी न्यूज़ वी आर लिसनिंग दैट 30% सिलेबस विल बी रिड्यूस्ड। बिलीव मी स्टूडेंट्स, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये उसमें से रिड्यूस नहीं होगा। रिड्यूस होने वाला जो पार्ट है दैट मे बी फ्रॉम आइदर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, नॉट फ्रॉम हिस्ट्री पार्ट। सो आपको उसका चिंता नहीं करनी है, जस्ट फोकस on the videos. Another thing, if you are not able to understand any of the point, I am also at the same time sending the scanned pictures of the highlighted parts of my books. आप उसको मेरे नंबर पर, मेरा जो नंबर आपके पास में है, सबके पास में ग्रुप में मेरा नंबर है, आप ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
ऑल द ग्रुप्स आई विल ओपन ऑन संडे, मैं ग्रुप संडे के दिन खोल दूंगा, सो दैट आपको कोई अगर प्रॉब्लम आ रही हो आप अपने क्वेश्चंस उसमें पुट कर दीजिए. मे बी आई एम नॉट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन एट द सेम टाइम, बट मैं सारे क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना करके व्हेन नेक्स्ट टाइम आई विल गो लाइव, मैं उस समय आपके क्वेरीज को सारे आंसर्स देने की कोशिश करूंगा. राइट. सो अगेन नाउ ब्रीफ इन ब्रीफ, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था इट वॉज अबाउट why Indian ancient India is recognized as a Vishwa Guru or Golden Bird, and I had explained you many things behind that why we were very advanced at that time in civilization. हमारी जो civilization थी उससे हम बहुत ज़्यादा आगे थे in terms of politically, if we say in terms of industry, in terms of agriculture. Again, if you remember, I had told you that we were the first to use iron in equipments. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिससे हमारी भारतीय संस्कृति महान बनी. महान को एक दिन में नहीं बनता है. आप सब यू आर द जनरेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी टाइम, आज की जनरेशन है. अगर आपको बोलते हैं कि क्रिकेट का भगवान किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बोलिए? हाँ, सचिन तेंदुलकर. क्यों बोलते हैं उसको? क्या उनका कोई मंदिर बना हुआ है या कोई उन्होंने चमत्कार किया है? नो, ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ ऑन दैट 22 yards पिच. ही हैज सेट अ माइलस्टोन. उन्होंने एक माइलस्टोन खींचा कि 100 सेंचुरीज बनाई है. सो कुछ किया है तो उनको हम क्रिकेट का भगवान या महान क्रिकेटर बोलते हैं. तो वैसे ही भारतीय इतिहास में भी बहुत कुछ था. सी, when we talk about ancient history, I yesterday told you about Ramayana and Mahabharata were also a part of Vedic civilization. Now if you remember, I would like to take you to a short incident of Ramayana कि सीता मैया को रावण किस में ले गया था? What was the mode? क्या मीन्स था वो? It was a plane. क्या नाम है उसका, जानते हैं आप? उसका नाम था पुष्पक विमान. नाउ अब हमको क्या बता गया है? इन टुडेज बुक्स वी आर स्टडिंग दैट राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड एरोप्लेन, बट माय डियर इट वाज देयर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक. सो दीज आर स्मॉल रीजंस व्हाई इंडियन हिस्ट्री और एंशिएंट इंडिया और इंडिया इज कंसिडर्ड एज विश्व गुरु. सो नाउ as I had promised yesterday that today next topic would be Mahajanpads or Janpads. So today we will start with Mahajanpad. Now first of all I would like to elaborate उस word को explain करना चाहूँगा. What are Janpads? See, initially in the starting of the civilization, what happened that people used to reside. वो अपना घर कहाँ बनाते थे? उस समय कोई बिल्डिंग तो थी नहीं. They used to reside near the bank of rivers. नदियों के किनारे अपने घर बनाते थे. आपने अधिकांश सभ्यताएं पढ़ी होगी तो सारी सभ्यताएं जो है वो नदियों के नाम से हैं. सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन. व्हाट इज इंडस? इंडस इज द नेम ऑफ रिवर. सो all those people used to live on the banks of river and they used to live like nomads. घुमक्कड़, इस तरह से लोगों के बन के ग्रुप में बन करके वो लोग रहते थे. एंड देन ग्रेजुअली दोज नोमैड्स और दोज ट्राइबल पीपल स्टार्टेड टू इंक्रीज देयर ट्राइब्स. अपनी कबीले बढ़ाते गए एंड ग्रेजुअली दे स्टार्टेड टू ऑर्गेनाइज एज अ स्मॉल विलेजेस. छोटे छोटे गांव. इन टूडेज टाइम if I want to explain this thing, I would like to explain by जैसे सलुम्बर है हमारा. सलुम्बर के आसपास बहुत सारे गांव हैं, but सलुम्बर is a headquarter. Now this type of small tehsils we have in our Udaipur district. So Udaipur is headquarter. So it is just like villages. Many villages consisted to janpads, and all those small janpads, when organized under a big flag, a big dynasty, they became Mahajanpad. So this is our today's topic, that is Mahajanpad. In your book you have this table, but also at the same time I would like to explain through this table, and
with reading, I would also elaborate these sentences so that you can afterwards understand it easily. As you can see, it is the time period. See, Mahajanpad period 600 BCE to 325 BCE. Last year I remember an incident of my class. It was very funny. Funny in context to me, but for a student it was a query. So I would like to intercept that. See, यहाँ पे लिखा हुआ है 600 BCE and after that it is written 325. See, this is before Christ era. It is written as before Christ era, ईसा मसीह के पहले. So when we are talking about that era, उसमें टाइम जो है it comes like from integers, negative integers to positive, -5, -4, -3, -2, -1 and 0. तो ये जो टाइम है वो डिक्रीजिंग में आएगा. ओके, एंड आफ्टर दैट बर्थ ऑफ क्राइस्ट इट इज नोन एज एडी, एना डोमिनी. सो ये आपको बेसिकली समझना है. बच्चे ने मुझे पूछा था, सर ये प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं हो गया, 600 इधर आना चाहिए और 325 इधर आना चाहिए. सो दिस इज बेसिकली एक नॉलेज की टर्म की बात है. आई वुड लाइक टू से दैट BCE मीन्स बिफोर क्राइस्ट एरा. ठीक है, आप समझ गए. सो नाउ लेट्स वी मूव ऑन. अब हम चलेंगे इसके साथ में. यहां पर आप देख पा रहे हैं several large and powerful independent states. Now what is meaning of independent state? They were not ruled by a big dynasty. छोटे छोटे पावरफुल किंग होते थे, छोटे छोटे फेड्यूल फैमिलीज होते थे. फेड्यूल मीन्स जमींदार. तो वो एक इलाके के ऊपर राज किया करते थे. वेर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग 6th century BCE in North India. Remember my words, all these whatever we are Mahajanpads we are learning, if you can see in the table, they are 1 to 16. All these Mahajanpads existed in North India. Remember? Okay. Now these are the Mahajanpads and these are the capitals. Exam में इसका जो क्वेश्चन आता है that comes for only 1 mark. So डिटेल में आपको इसके नहीं जाना है. You will have to learn this name as you are learning GK, right? And इसका सबसे अच्छा तरीका ये था, जब हमने लास्ट ईयर हमारे स्टूडेंट्स के साथ पढ़ा था, they used to play with each other asking the questions of capitals. जैसे हम लोग पूछते रहते हैं नेपाल की राजधानी क्या है, जापान की क्या है, इस तरह से you can ask your friends the questions by asking the capitals of Mahajanpad. Okay? So these are 16 Mahajanpads. I would not like to waste time in reciting all the names. आप देख सकते हो. But again कुछ मेजर जनपद जो हैं वो मैं बता देता हूँ. Okay? First one is काशी, वाराणसी, then Ang Pradesh. It is a very important name in context to Mahabharata. Okay? And the capital was Champa. Then the fourth one, it is the most important, around which the whole ancient history circulates. It's Magad. Can you remember the name of any ruler of Magad? Chandragupta Maurya, right? Magad. Then we will come to Kaushal. If you remember, you can read the name. Ayodhya. It is related with Ramayana. Okay. Then we come to point number 11. It's Matsya. Viratnagar, Berat. This area is present in Rajasthan. Then Surshen, Mathura. It is related with Lord Krishna. It is also known as Brajbhumi. And then the last one, there are many more, but these are some important ones. And then is Avanti. And its capital is known as today the name of the city is Ujjain, but the ancient name is Ujjaini. So nowadays, if you have heard that people are demanding that their city should be named after their ancient city, and again this thing has happened because they want to remember their ancient city's name today. And if I would like to give you illustration, is that Bombay was given name by Britishers
but people retained the name as Mumbai. Yes. Then Calcutta, it was name given by Britishers, and the name, the new name, modern name is Kolkata. Similarly is with Madras, the ancient name was Chennai, right? So we have to remember these names, ancient names, and in examination measure the most important Mahajanpads are only asked, and that too of only single question. Now we move on to here. If you can see two types of states. Now this states does not mean राज्य. अभी जिस राजस्थान राज्य में रहे, not meaning of state. State का मतलब एक रियासत होती थी. Were present in about 16 महाजनपद. इसमें दो तरीके के महाजनपद होते थे. कौन कौन से थे? Then we can see first were monarchies, and second one were रिपब्लिक्स. रिपब्लिक्स वो होते थे जहां पर लोगों की इच्छा पूछी जाती थी, जहां पर लोगों का शासन होता था. और मोनार्कीज कौन से होती थी? जहां पर शाही परिवार शासन किया करता था. सी डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस टू. इन रिपब्लिक ऑल्सो किंग यूज्ड टू रूल, बट विथ द विल. किसकी मर्जी से? विद द विल ऑफ देयर सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? प्रजा को बोलते हैं. इन पॉलिटिकल साइंस व्हेनेवर वी यूज वर्ड सब्जेक्ट, तो इसका मतलब विषय नहीं होता है. इट द वर्ड इज नोन एज प्रजा. सो या तो शाही परिवार थे जो अपनी मनमानी करते थे, एंड सेकंड वेर रिपब्लिक्स जिसमें जनता चुनती राजा को ही थी, बट उनके सामने ये ऑप्शन होता था कि राजा के 4 बेटे, तो विच वन शुड बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस. इस तरीके से होता था. एंड एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट जो मेजर जनपद है वो है. फर्स्ट वन इज कौशला, देन वत्स, अवंती एंड मगध. वेर द मोस्ट पावरफुल मोनार्कीज ऑफ दैट टाइम. उस समय के सबसे पावरफुल मोनार्कीज जो थे, शाही परिवारों में से सबसे बड़े जनपद थे. तो एंड दिस वॉज अ ब्रीफिंग अबाउट महाजनपद. And what you will have to learn is that by remembering at home, you are free, you have a lot of time, you can just keep on reading. You don't have to learn these things. They will immediately put an image in your mind. Okay? Now, in next class, we will be studying about how these Mahajanpads administrated the people, how they declined, how they destroyed. Okay, so in today's class, again a short review. I would like to say that these are the major janpads of Rajasthan, major janpads of North India, in which I have identified you some of the very important ones. And you, after this video, try to do this thing, that you try to learn these Mahajanpads in the book. And after this video, I will provide the pic of this page so that you can just revise the things what I am teaching today. Okay, thank you. जैसा कि आप जानते हो कि लवकुश की तरफ से ऑनलाइन वीडियो जो डाली जा रही हैं वो रोज़ की क्लास से आपको मिल रही होंगी. सभी छात्रों को मेरा एक बार गुड मॉर्निंग, सुप्रभात. जैसा कि आप देख रहे हो ब्लैक बोर्ड पे, आज हम लेसन नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि यौगिक क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, उसकी सारी जानकारी आप लोगों को पहले दे चुके हैं. लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का 8वां लेसन, कार्बन और इट्स कंपाउंड. आप जानते हैं कार्बन के बारे में विशेषता कि कार्बन कैसा होता है, रंग रूप क्या होता है, कार्बन किस में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है. हमारी जो लगभग टोटल यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड जो है, उसमें प्रत्येक जीव जंतु के अंदर कार्बन नाम का जो एलिमेंट है वो प्रत्येक जीव जंतु के अंदर पाया जाता है. प्रकृति का ऐसा कोई अछूता पदार्थ नहीं जिसके अंदर कार्बन ना हो. तो कार्बन की मुख्य विशेषताएं क्या होती है, कार्बन किससे जुड़ता है, कार्बन जुड़ के क्या श्रृंखला बनाता है, कैटेनेशन क्या होता है,
संयोजन कैसे करता है, वो किन किन यौगिकों के साथ जुड़ता है, किन तत्वों के साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से यहाँ पढ़ेंगे। अब मैं कार्बन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। 1815 में बर्जिलियस नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने अपना एक जैव शक्ति सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत का नाम मैं बताता हूँ आपको, जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत। ये जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत के अंतर्गत बर्जिलियस ने बताया था कि जितने भी जीव हैं या जितना भी कार्बन है जो इस प्रकृति में है, वो सिर्फ जीवित प्राणियों से ही, यानी पेड़ पौधे एवं प्राणियों से, जो जीव जंतु है उन्हीं से प्राप्त किया जा सकता है कार्बन। इसी सिद्धांत को उन्होंने नाम दिया था जैव शक्ति सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं विटाल फोर्स थ्योरी। और इस थ्योरी में इस बर्जिलियस ने बताया कि कार्बन को सिर्फ जीवों से प्राप्त किया जा सकता है और कोई उसका प्राप्त करने का सोर्स नहीं है और उसे किसी तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत को इन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत का। लेकिन सन 1828 में वोहलर, एक साइंटिस्ट था वोहलर, जिसने इस जैव शक्ति सिद्धांत यानी विटाल फोर्स थ्योरी का खंडन कर दिया। खंडन कैसे किया? उन्होंने इस कार्बनिक पदार्थ को, यानी ऐसा पदार्थ जिसके अंदर कार्बन नाम का कोई गुण हो या कार्बन नाम की कोई चीज हो, इस प्रकार का एक पदार्थ उन्होंने लेबोरेटरी में विकसित किया, यानी लेबोरेटरिकल बना दिया। उन्होंने प्रयोगशाला में इस तरह का एक पदार्थ निर्मित कर दिया और उस पदार्थ के निर्मित करते ही इस विटाल फोर्स थ्योरी, जो कि बर्जिलियस द्वारा 1815 में दी गई थी, इसका पूर्णतः खंडन कर दिया। उन्होंने खंडन किया कैसे? उन्होंने एक रासायनिक समीकरण बनाया, उस समीकरण के द्वारा इस चीज को पूरी तरह से खंडित कर दिया। समीकरण क्या था? समीकरण दिया था उन्होंने कि अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट, दो ऐसे यौगिकों को लिया जो रासायनिक यौगिक हैं, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड। क्या थे यौगिक? आपको बता देता हूं मैं। अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम साइनाइड, इन दो यौगिकों को लेकर उन्होंने एक रासायनिक अभिक्रिया की प्रयोगशाला के अंदर, और इस अभिक्रिया के माध्यम से उन्होंने एक नया पदार्थ बनाया, अमोनियम साइनाइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। अमोनियम साइनाइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, इस तरह की दो यौगिकों का निर्माण किया प्रयोगशाला में। इन दो यौगिकों को मिलाने के बाद उसने गर्म किया तो हमारे पास दो नए यौगिक बने, अमोनियम साइनाइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। इस अमोनियम साइनाइड को लेके इस अमोनियम साइनाइड को लेके उन्होंने लेबोरेटरी के अंदर गर्म किया।
इसके गर्म करने से हमारे पास एक नया यौगिक का निर्माण हुआ जिसका नाम था यूरिया। पूरा समीकरण एक बार वापस समझ लीजिए। अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 यानी सल्फेट अमोनिया प्लस पोटेशियम साइनेट KCNO, K मीन्स पोटेशियम, CNO मीन्स साइनेट। इसको लेके इन्होंने प्रयोगशाला के अंदर अमोनियम साइनेट बनाया प्लस K2SO4 जो पोटेशियम सल्फेट था वो एक अन्य यौगिक के रूप में बाहर निकल गया। और जो अमोनियम साइनेट बना था यानी ये, इसको प्रयोगशाला में गर्म किया तो उन्होंने एक नया यौगिक निर्मित किया जिसका नाम था यूरिया। ये यूरिया प्रयोगशाला में निर्मित होने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था। इस प्रथम कार्बनिक यौगिक के निर्मित होते ही जो बर्जीलियस ने पुरानी थ्योरी दी थी जिसके अनुसार कोई भी कार्बनिक पदार्थ प्रयोगशाला में नहीं बन सकता, उसकी पूरी तरह से उन्होंने खंडन कर दिया। जो कार्बनिक पदार्थ बना आज की लाइफ में हमारे सामने, हम जितने भी एलिमेंट, जितने भी पदार्थ, जितने भी हमारे डोमेस्टिकल मटेरियल हैं यानी घरेलू उपकरण हैं, घरेलू चीजें हैं, चाहे वो पहनने की हो, खाने की हो, ओढ़ने की हो, चाहे वो यूटेंसिल्स के रूप में हो, चाहे वो बर्तनों के रूप में हो, चाहे वो प्लास्टिक्स मटेरियल हो, सारे मटेरियल आज की लाइफ में कार्बनिक पदार्थों के रूप में गिने जाते हैं। और उन्हीं कार्बनिक पदार्थों को हमने प्रयोगशाला में बना दिया तो वो पूरी तरह से थ्योरी खंडित हो गई। अब जो एक कार्बनिक पदार्थ बना यानी कार्बन, एक पदार्थ बना कार्बन, क्या बना? कार्बन नाम का जो पदार्थ बना, अब ये कार्बन नाम का जो यौगिक है या पदार्थ है या तत्व है, एलिमेंट्स, जिसे हम पीरियोडिक टेबल के अंदर तत्व के रूप में जानते हैं। आप जानते हो पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी क्या होती है, आप 8वीं क्लास में पढ़ चुके हो आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी 1 से लेकर 114 तक, अब और भी बहुत सारे एलिमेंट्स या तत्वों की डिस्कवरी चलती रही है और नए नए समय पे नए नए पदार्थ आवर्त सारणी के अंदर, तत्व आवर्त सारणी के अंदर जुड़ते रहते हैं। तो ये कार्बन नाम का पदार्थ या कार्बन नाम का तत्व भी जो आवर्त सारणी के अंदर जुड़ा हुआ है, इसकी भी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। उन प्रॉपर्टीज के बारे में, उन विशेषताओं के बारे में हम पहले अध्ययन करेंगे। उसके इसका सारा जो आगे का अध्याय के अंदर दिया हुआ मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग हम लेसन टू लेसन चलते रहेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इस कार्बन की विशेषता। कार्बन की विशेषता अपन पहले पढ़ लेते हैं। कार्बन क्या होता है, आवर्त सारणी में कौन से नंबर का तत्व है, कार्बन किससे जुड़ता है, किस प्रकार की श्रृंखला का निर्माण करता है, किस किस के साथ जुड़ के किन यौगिकों का निर्माण करता है, इसका नामकरण कैसे होता है, ये किन नामकरणों के द्वारा नए यौगिकों का निर्माण करता है। आज हम पूरे उन नामकरण की विधियों के बारे में पढ़ते रहेंगे और आपको मैं समझाता रहूंगा। कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। कार्बन आवर्त सारणी के अंदर 6ठे नंबर का तत्व है। कौन से नंबर का? 6ठे नंबर का तत्व है आवर्त सारणी के अंदर ये कार्बन। और इसे हम सिंबॉलिक, जो कार्बन का सिंबल है वो लिखा जाता है C से। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन किया कैसे जाता है, विन्यास बनाया कैसे जाता है। आपने 2 तरह के सिद्धांत पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासों के अंदर, 8वीं में 9वीं में आए होंगे कि एक अष्टक का नियम आपने पढ़ा होगा। अष्टक का नियम, अष्टक का नियम क्या कहता है कि आवर्त सारणी के जो तत्व हैं उनको भरने का क्रम है जो अष्टक के नियमानुसार भरे जाते हैं। अष्टक के नियमानुसार जब भरते हैं अपन तो इलेक्ट्रॉन भरने का कुछ क्रम बनता है। उस क्रम के अनुसार इलेक्ट्रॉन को कैसे उन कक्षों के अंदर भरा जाता है।
कि अंदर वाले कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, फिर बाहरी कक्षक के अंदर 8, अगर 8 नहीं हो तो जितने हैं उतने भर के वो बाहर साझा कर ले, या अपने बाहर के इलेक्ट्रॉन त्याग दे, या किसी से ग्रहण कर ले, ग्रहण करके या त्याग के अपने बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण करना अष्टक का नियम कहलाता है। उस नियम के अनुसार भी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है। एक दूसरा नियम होता है SPDF, कक्षकों का नियम। उस नियम के अंतर्गत भी इनके कक्षकों में ये जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जो 2 लिख रखा है अपन ने, जो नंबर डाल रखे हैं, अब ये आपको ये नहीं समझना है कि S में 2, S में 2, P में 2, सब में 2, ऐसा नहीं है। जितना इसका आवर्त सारणी के अंदर क्रमांक था उतने इलेक्ट्रॉन इसमें भरने हैं। इसमें छठा क्रमांक था 2, 2, 4 और 2, 6। इस प्रकार हमने 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए। अगर कोई 25 नंबर पे आता है तो उसमें 25 भरने पड़ेंगे, कोई 30 पे आता है जिसमें 30 भरने पड़ेंगे। तो उसका क्रम बनता है, इसकी एक सारणी बनती है। मैं आपको सिखाऊंगा वो सारणी कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है, कैसे इसको इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर भरा जाता है। ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा कि SP के अलावा कौन कौन से और कक्षक पाए जाते हैं। अगर कक्षकों की बात करें, मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूं। S, P, D और F, ये 4 कक्षक होते हैं। इन 4 कक्षकों के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, S यानी पहला कक्षक, P दूसरा, D तीसरा और F चौथा कक्षक, इस तरह से इनको भरा जाता है। अब किसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? S में 2, P में 6, D में 10, F में 14। ये इलेक्ट्रॉन भरने का अधिकतम मास है। ये अधिकतम रूप से इसमें भरे जा सकते हैं, इतने अधिकतम है। कम से कम तो आप जितने होंगे उतने भरने पड़ेंगे, लेकिन अधिकतम इससे अगर डी में 10 हो चुके हैं और मान लो 11 बचे हुए हैं, डी में आपने 10 भर दिए, 1 बचा, तो आपके एफ वाले कक्षक में चला जाएगा। अगर मान लो 5 पी में हो गए, अब पी में 5 भरने या 6 भरने और 5 ही हैं तो 5 भरेंगे, 6 नहीं है तो नहीं भरेंगे, लेकिन 7 बचे हुए तो पी में 6 जाएंगे, फिर 1 डी में चला जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे। पूरी एक सारणी में आपको सिखाऊंगा, लेकिन अपन कार्बन की पहले विशेषताएं सारी कंप्लीट कर दें। कार्बन आवर्त सारणी में 6 नंबर का तत्व है, इसका सिंबल सी होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 पाया जाता है। सबसे मेन इसकी जो प्रमुख विशेषता मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता होता है इसका चतुष्फलकीय, यानी टेट्रावैलेंसी। ये जो इसकी विशेषता है टेट्रावैलेंसी या चतुष्फलकी ज्यामिति, ये इसकी सबसे बड़ी वैलेंसी है, सबसे बड़ी विशेषता है। क्यों? क्योंकि कार्बन अपने साथ अन्य तत्वों से 4 बंधों से जुड़ा रहता है। 4 बंध कौन से, कैसे? कार्बन अपने साथ इन 4 लाइनों से जुड़ा रहता है, ऐसे। अब 4 एकल बंध से भी जुड़ सकता है, वो 4 द्विबंध बना के भी कर सकता है, एक त्रिबंध बना के, एक एकल बंध के द्वारा भी जुड़ सकता है। टोटली बात इतनी है कि कार्बन जिससे भी जुड़ेगा वो अपने साथ चारों तरफ या 2 तरफ 3 तरफ कैसे भी करके वो 4 लाइनों से जुड़ा रहेगा। जैसे ऐसा, ऐसा, इस तरह से वो कुल मिला के बात इतनी है, 4 लाइनों से अपने साथ वो किसी अन्य तत्वों से जुड़ा रहेगा। और बंधों वाली जहां तक बात आ सकती है, या बंध वाली जो बॉन्ड वाली बात आती है, ये बॉन्ड जो बनेंगे, जैसे मैंने यहाँ 3 लाइन बनाई, यहाँ 2 लाइन, यहाँ 2 लाइन बनाई, ये बंध वाली जो बात आती है, बॉन्ड वाली जो बात हम करते हैं, ये बॉन्ड वाली बात कार्बन और कार्बन के बीच में ही लागू होती है। जब इसके साथ अपन हाइड्रोजन जोड़ेंगे, अभी अपन हाइड्रोकार्बन के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे, हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, तो हाइड्रोकार्बन जब पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बंध से जुड़ेगा कार्बन के साथ, लेकिन कार्बन कार्बन के साथ जोड़ेंगे तो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध, डबल बंध और ट्रिपल बंध, इनका उपयोग किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसी प्रमुख विशेषताएं थी कार्बन की जो मैं आपके सामने बताई। इसकी एक प्रमुख विशेषता और है, वो मैं आपको बताता हूं। इसकी प्रमुख विशेषता एक और है जिसका नाम है श्रृंखलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन।
अभी कैटेनेशन या श्रृंखलन क्या होता है मैं आपको समझा दूं। श्रृंखलन या कैटेनेशन का मतलब होता है कि कार्बन अपने साथ अन्य कार्बन को जोड़ते हुए एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेता है। क्या कहा मैंने? कार्बन अपने साथ अन्य कार्बन से जुड़ते हुए एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेता है, जिसमें अशाखित, शाखित, इस तरह के वो कई सारे चक्रिक, अचक्रिक, इस प्रकार के कई सारे वो स्ट्रक्चर या वो इस तरह के यौगिकों का या कंपाउंड का निर्माण कर लेता है। जैसे संकलन का मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, जैसे कार्बन अन्य कार्बन, जैसे मान लो यहां 5 कार्बन लिखे हुए हैं, तो इन 5 कार्बन के साथ में कार्बन ने एकल बंध बनाते हुए अपने साथ जोड़ लिए। अब इनके साथ मान लो मैं और हाइड्रोजन जोड़ देता हूं, ये मैंने सब तरफ हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब सब तरफ जोड़ दिए, कोई जगह खाली नहीं रही, ये सोचना नहीं है आपको। आपको क्या दिमाग लगाना है, मैंने इससे पहले एक विशेषता बताई थी आपको, मैंने चतुष्फल की ज्यामिति या टेट्राहेड्रॉन वाली या टेट्रावैलेंसी वाली, जिसमें क्या बताया था मैंने आपको कि कार्बन अपने साथ 4 लाइनों से जुड़ता है, 1 2 3 4, इस कार्बन की गिनो 1 2 3 4, मतलब सब कार्बन के साथ में 4 लाइनों से वो जुड़ा हुआ है। अब ये हाइड्रोजन के साथ एकल बंध से क्यों जुड़ा, इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणता और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता लगभग समान होती है, इसलिए समान रूप से संयोजकता रखते हैं। तो समान रूप से संयोजकता रखने पर क्या हुआ कि ये कार्बन हाइड्रोजन से और ये हाइड्रोजन कार्बन से एकल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये जो एक श्रृंखला बनी है, लंबी लाइन जो बनी है, इस लंबी श्रृंखला या लंबी लाइन या लंबी प्रोसीजर को, या जो कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के एक नया स्ट्रक्चर जो बना है, लंबा स्ट्रक्चर, लॉन्ग स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कैटेनेशन। बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैटेनेशन क्या होता है। अब इसी कैटेनेशन को अपन या इसी स्ट्रक्चर को अपन दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, इसको बोलते हैं अशाखित श्रृंखला। यही समझा देता हूं आपको क्या श्रृंखला है, अशाखित। अगर इसी को शाखित के रूप में बदलना है मुझे, इसी स्ट्रक्चर को मुझे और किसी फॉर्म में बदलना है, तो देखो मैं कैसे बदलता हूं इसको। इसमें सबसे पहले कार्बन गिनो आप, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है? 5। अब मैं आपको एक नॉमेनक्लेचर की एक सीधी परिभाषा बताऊंगा, एक नामकरण की परिभाषा बता दूंगा, जिसके अंदर कार्बन की एक गिनती चलती है, कार्बन की एक श्रृंखला चलती है, तो उसको मैं इसके अंदर गिनाऊंगा। तो इसको कैसे गिनते, देखो 1 2, इसी स्ट्रक्चर को मैं दूसरे फॉर्म में बना रहा हूं। जैसे मैंने ये बना दिया, 5 कार्बन को 3 कर दिया और मैंने एक कार्बन यहां जोड़ दिया, एक कार्बन यहां जोड़ दिया, कार्बन 5 ही रहे, लेकिन इस पूरी लंबी श्रृंखला में जुड़ के ऐसी बन गई। अब इसके साथ मैं हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं, यहां हाइड्रोजन गिनिए आप, कितने? 5 के साथ 10 लगे हुए हैं, यहां भी गिन सकते हैं आप, 5 के साथ 10 लगे हुए हैं, 3 3 6 3 9, 1 2 3 4 5, 12 लगे हुए, सॉरी 10 नहीं लगे हुए, 12 लगे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 5 है और हाइड्रोजन 12 लगे हुए हैं। तो ये एक श्रृंखला कौन सी है, इसको बोलते हैं शाखित। क्यों बोलते हैं शाखित? शाखित का नाम होता है इंग्लिश में ब्रांच स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये लाइनिंग स्ट्रक्चर, जिसके अंदर कोई शाखा नहीं बनी हुई है। आपने पेड़ देखा होगा, एक पेड़ के अंदर अलग अलग शाखाएं होती है, उन शाखाओं से भी अलग अलग शाखाएं निकलती है, तो एक झुंड का बन जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को भी आप देखोगे तो इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, सब एक शाखा के रूप में बटे हुए हैं, इसमें एक लंबा स्ट्रक्चर चल रहा है। तो ये अशाखित और ये शाखित। इसी के आगे चक्रिक स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, अचक्रिक भी पढ़ेंगे, जो हम अगली क्लास जब हमारी अटेंड होगी तो उसके अंदर अपन इस कैटेनेशन को आगे बढ़ाते हुए आपकी चक्रिक और अचक्रिक के बारे में अध्ययन करेंगे।